ओके जी। तो सबसे पहले जो हमारी चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी वो है डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप हमारे पास क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ये ना पहले दो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कल अगले दो कर लेंगे, उसके बाद फिर संडे को शायद में भी 3-4 कर लें हम लोग, तो तकरीबन आपका ये खत्म हो जाएगा, ये जितने भी यहाँ पर लिखी हुई चीजें हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हमारे पास मौजूद होती है। तो टाइप हमारे पास क्या होती है, तो डेटा टाइप हमारी जो होती है वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग मेमोरी से, रैम के अंदर से स्पेस ले सकें, पहला काम। ठीक है, डाटा टाइप का। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से साइट लिखी हुई है जावा टी पॉइंट, बहुत कमाल साइट है, तो इस पर पढ़ लीजिएगा। डाटा टाइप हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अब किस चीज के लिए, ताकि हमारे पास पहला काम तो ये मेमोरी से हम लोग स्पेस ले सके, क्योंकि हर डाटा टाइप के लिए डिफरेंट मेमोरी है। जैसे इंटीजर के लिए 2 बाइट है, तो फ्लोट के लिए 4 बाइट है, करेक्टर के लिए 1 बाइट हमारे पास मौजूद होती है। अब मैं लफ्ज अदा कर रहा हूँ बाइट, इससे सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी होती है उसे कहते हैं बिट। ठीक है, 1 बिट। और 1 बिट के अंदर 2 टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो 0 स्टोर हो सकता है या 1 स्टोर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। ठीक है, 8 बिट, 8 बिट मिलकर इज इक्वल टू 1 बाइट हमारे पास होती है। अब ये जो डाटा टाइप्स हमारे पास सी के अंदर मौजूद है, बेसिक है, ड्राइव्ड, इसको हम ड्राइव्ड को ना आप लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अच्छा, इनमरेशन हम लोग खैर बहुत कम यूज करते हैं, और एक वाइड डाटा टाइप, वाइड का मतलब होता है नथिंग, नन। ठीक है, अब हम लोग जो यूज कर रहे हैं वही सब बेसिक डाटा टाइप्स यूज कर रहे हैं, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट वगैरह। ठीक है, ये हमारी डाटा टाइप हमारे पास मौजूद है। तो ऐसा हमारे पास डाटा टाइप या ऐसा डाटा जिसमें हमें रैम के अंदर जगह लेने के बाद किसी खास टाइप का डाटा रखेंगे, उसके लिए डाटा टाइप यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर ये है, जब हम लोग मेमोरी लेंगे तो उसमें जिस टाइप का डाटा रखेंगे, तो साथ के साथ हमें डाटा टाइप ये भी हेल्प करता है कि हम उसके साथ कोई ना कोई ऑपरेशन डिफाइन कर सके। जैसे अभी मैं इसको थोड़ी सी हायरार्की इसके पेंट में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को उसको समझ में आएगी, अगर ना आए तो मुझे साथ के साथ बताइएगा। ठीक है, हमारे पास है 2 टाइप के डाटा, या तो हमारे पास होगा नंबर फॉर्म में डाटा, या हमारे पास होगा करेक्टर फॉर्म में डाटा। ठीक है, 2 किस्म का डाटा हमारे पास नजर आएगा हमें, या तो नंबर आएगा या फिर करेक्टर हमारे पास होगा। ठीक है, अब ये करेक्टर नंबर जो है ना, ये ऑलरेडी 2 पार्ट में कन्वर्टेड है। ठीक है, 2 हिस्सों में कन्वर्टेड है। एक हिस्से को हम लोग कहते हैं इंटीजर, ठीक है, एक हिस्से को हम लोग कहते हैं फ्लोट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, फ्लोट। ओके, अच्छा, करेक्टर डाटा टाइप को आगे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें 1-2 चीजें और आ जाएंगी। ठीक है, ये सिंपल फिलहाल अगर मैं बात करूं तो फिलहाल एक डाटा टाइप हम लोग इसमें यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे, वैसे तो लफ्ज पढ़ा जाता है 4, है ये करेक्टर। ठीक है, तो ये डाटा टाइप्स 3 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, जो यहाँ पर लिखी हुई है आपके सर ने, इंटीजर, फ्लोट एंड करेक्टर। तो इनकी भी कुछ सब फॉर्म्स हमारे पास मौजूद है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास मौजूद है इंटीजर और फ्लोट, ये 2 किस्म की डाटा टाइप है, इन दोनों में ही नंबर स्टोर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस मैं साथ के साथ बताऊंगा कि इसमें जो स्टोर होंगे ना नंबर, इस इंटीजर के अंदर हमारे पास जो नंबर स्टोर किए जाएंगे वो नंबर, थोड़ी सी मैं इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको मजीद नजर आ जाए, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक डाटा होगा, लेकिन किसके बगैर, विदाउट डेसिमल, यानी कि अशारिया के बगैर वाला होगा हमारे पास डाटा। ठीक है, किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। और फ्लोट में हमारा भी न्यूमेरिक डाटा होगा, बट विद डेसिमल पॉइंट, चलें जो भी लिखा गया विद डेसिमल पॉइंट, मतलब ये कि अशारिया वाली वैल्यू अगर आप लोगों ने कभी भी लेनी है तो
उसके लिए हम लोग बेटा फ्लोट यूज करते हैं। और कभी भी आप लोगों ने अगर ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें हमें इशारे की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग इंटीजर लेते हैं। अब ये इंट जो है ना वो 2 बिट लेता है और फ्लोट जो है ना वो 4 लेता है। अब ये ना कंपाइलर टू कंपाइलर भी डिफरेंट करता है। जैसे मैं अभी कोड ब्लॉक को ऑन करूं, मुझे मालूम करना हो कि इस डाटा टाइप की हमारे पास क्या चीज मौजूद है, तो उसके लिए मैं ये ले लेता हूँ हमारा तो मैं कोड ब्लॉक ऑन करने लगा हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा इन दोनों को मैं डिफाइन कर दूंगा कि इंटीजर में हमारे पास कितनी मेमोरी ली जाती है और फ्लोट में कितनी, ये तो मैं अभी डिफाइन करूंगा। खैर, इसके लिहाज से ना ऑपरेशन भी डिफरेंट होते हैं। जैसे इंटीजर में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम प्लस कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग माइनस कर सकते हैं और हम लोग रिमाइंडर ले सकते हैं। ठीक है, एज अ मॉडुलस ऑपरेटर। ये जो परसेंटेज का साइन इसका मतलब है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है रिमेनिंग वैल्यू। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको भी। तो जो रिमेनिंग वैल्यू रिटर्न करते हैं उस इस टाइप के ऑपरेशन इंटीजर के लिए डिफाइन किए जाते हैं। और अगर मैं फ्लोट के लिए बात करूं तो प्लस आएगा, माइनस आएगा, चलो जी माइनस आ गया, ये मल्टीप्लाई आ गया और डिवाइड आएगा। ठीक है, इसमें रिमाइंडर नहीं है। अगर आप रिमाइंडर डिफाइन करोगे, अगर आप लोगों ने फ्लोट लिखा हुआ होगा तो वो आपको कह देगा कि ये जो आपने रिमाइंडर ऑपरेटर यूज किया नॉट डिफाइंड, कि इसमें डिफाइन नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट ऑन कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इंड मेन। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ देखिएगा, मैं एक गेट सी एच साथ यूज कर लेता हूँ। आप लोग रिटर्न जीरो यूज करते हैं, फिलहाल मैं गेट सी एच यूज कर रहा हूँ, रिटर्न जीरो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी। अब इसके बाद यहाँ कोमा। अब यहाँ पर एक आई थिंक साइज का फंक्शन है, ये साइज ऑफ है। इसको पहले मैं रन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत अरसा होगा इसको अप्लाई किया मैं इंटीजर की मेमोरी। ठीक है, साइज मीन्स मेमोरी। तो इसको मैं रन करता हूँ। अब ये एरर आ गया। ये एरर क्या है हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड साइज ऑफ ना हो। हाँ जी, साइज ऑफ, ये देखिएगा साइज ऑफ फंक्शन है एक, इसको मैंने रन किया तो यहाँ देखिएगा इंटीजर के लिए अब वो क्या ले रहा है 4। ठीक है, इससे पहले जो सी लैंग्वेज होती थी उस वक्त 2 बाइट लिए जाते थे। अब अगर मैं इसको फ्लोट के लिए करूं, फ्लोट के लिए, अब ये फ्लोट के लिए भी हमारे पास 4 बाइट ले रहा है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये दोनों इस कंपाइलर पर सेम है लेकिन कुछ कंपाइलर पर डिफरेंट है। अब आप लोग अपने टीचर की पीपीटी जरूर देखिएगा, उसने कितनी मेमोरी डिफाइन की है। बहरहाल किसी भी डाटा टाइप का अगर आप लोगों को मेमोरी देखनी हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पर करेक्टर लिखता हूँ तो वैसे तो वो हमारे पास 1 बिट आती है और यहाँ भी 1 बिट ही हमारे पास मौजूद है, ये 1 हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी डाटा टाइप की हम लोग साइज डिफाइन कर सकते। साइज का मतलब है उसने रैम में कितने बाइट की जगह लेनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ डाटा टाइप और इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन है कि करेक्टर डाटा टाइप हमारे पास ये देखो 1 बाइट लेती है। ठीक है, और उसमें इतने वैल्यूज आ सकती है। अब इसी तरह अनसाइंड इनको फिलहाल छोड़ देंगे, हम लोग इनको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर अब मैं बात करूं इंटीजर की। इंटीजर देखो इसने डिफाइन किया और 2 बाइट और है भी ओरिजिनली 2 बाइट ही। और इसकी रेंज है, ये रेंज है हाईएस्ट वैल्यू 32,767 से लेकर -32,768 तक की मेमोरी। ये लोएस्ट वैल्यू इतनी और हाईएस्ट वैल्यू इतनी स्टोर कर सकते। अगर इससे एक्सीड स्टोर की तो ये नहीं होगा। वो एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे हम कहते हैं ओवरफ्लो। तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू इतनी होगी, अगर इससे ब्लो की तो अंडरफ्लो आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से हम लोगों ने फ्लोट को देखा है, ये फ्लोट हमारे पास मौजूद है, ये 4 बाइट इसने दी हुई है। हालांकि इसकी भी रेंज है, कुछ बुक्स के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि इसकी कुछ मेमोरी है, तो वो मुझे प्रॉपरली याद नहीं, वो ई की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास होती है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मेमोरीज और डाटा टाइप्स हमारे पास यूज होती है। डाटा टाइप का जो पर्पस है वो किस टाइप का डाटा स्टोर करना है ये डिफाइन करने के लिए काम आता है, दूसरा कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ये डिफाइन करने के लिए काम आता है। ठीक है, जो मैंने दो आपको एक मेजर डिफरेंस बताई यहाँ पर हम हमारे पास है। करेक्टर में ज्यादातर हमारा प्लस होता है, प्लस मीन्स कनकैटिनेशन। ठीक है, इसको मतलब कनकैटिनेशन, ठीक है, कनकैटिनेट करते हैं चीजों को दो पे। अगर ये देखो ना, यहाँ भी प्लस है, अब देखो प्लस इधर भी है, प्लस इधर भी है, प्लस इधर भी, लेकिन इस प्लस का मतलब डिफरेंट है। इस मतलब प्लस का मतलब है कि हम दो वैल्यूज को कनेक्ट करते हैं, ये इसको कहते हैं हम लोग डाटा टाइप। डाटा टाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी है आपका? जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना, फिर मैं इसको साथ के साथ आपको मजीद भी बता दो, जिस वक्त हम लोग प्रोग्राम्स करने लगेंगे, अगर कुछ प्रोग्राम्स आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे। किसी को इशू हो तो बता दे, वरना फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नो सर। अच्छा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चीज है जो हमारे पास, वो है हेडर फाइल। हेडर फाइल्स क्या होती है, इसको ना एक सेकंड नाम भी है इसका, और आप लोग ना इसको अगर आसान डेफिनेशन अगर आप लोगों ने देखनी है, अभी मेरे पास वो बुक नहीं पड़ी है, वरना मैं आप लोगों को दिखाता। वो है आपकी सेकंड ईयर की जो आईटी सीरीज की बुक है ना, उसके अंदर लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 8 या 9 के अंदर मौजूद है। तो अब उसमें देखिएगा कि वहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है। इसे कहते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल का मतलब है ऐसी फाइल्स जो प्रोग्राम के हेडर में मौजूद है। ये देखिए कि ये प्रोग्राम के हेडर में मौजूद होती है, ठीक है। इनको हम हेडर फाइल्स या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। ऐसी डायरेक्टिव्स जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट, प्रोग्राम को चलने से पहले एग्जीक्यूट होते हैं, उन्हें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। क्यों? ताकि ये प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स और रूल को आइडेंटिफाई करके उन्हें यूटिलाइज या मैनिपुलेट करवा सके, ठीक है। और हेडर फाइल्स भी यही होती है जो हेड के अंदर फाइल्स हम इंक्लूड करवाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेडर फाइल्स। और ऐसी ही फाइल्स को हम हेडर फाइल कहेंगे जिन्हें हमें पहले प्रोसेस करना है, उन्हें हम टॉप मोस्ट पर जाकर यूटिलाइज करते हैं। हेडर फाइल का ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है। और वो हेडर फाइल, चले मैं वो टॉपिक देखूंगा कहीं पर मिल गया तो वो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक नहीं है, नहीं है, हेडर फाइल्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग इन खैर इधर से इस साइट को जरूर फॉलो कीजिएगा, ये बहुत अच्छी साइट्स है। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या आपके रिलेटेड चीजें, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। समझ में आ गई हेडर फाइल्स की? हेडर फाइल्स मींस ऐसी फाइल्स जो प्रोग्राम के टॉप मोस्ट लेयर पर डिक्लेयर होती है, इसलिए ताकि उन्हें पहले प्रोसेस करने के बाद बाकी जो कमिंग चीजें हैं उनको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, और वो सारी की सारी उन हेडर फाइल्स में यूज होती है। हेडर फाइल्स का दूसरा नाम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है टाइप ऑफ एरर्स। एरर की टाइप हमारे पास कितनी है, ये मेरा टॉपिक ये आईटी सीरीज में एक मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है सी प्लस प्लस, आपने लिखिएगा सी। बात सब दोनों में सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों लैंग्वेजेस, ये इसकी मॉडर्न फॉर्म है, लेकिन इसमें कोई भी फर्क नहीं है। एरर मींस, एरर का दूसरा नाम होता है बग, ठीक है। प्रॉब्लम इन अ प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम होती है, एरर होता है, उसको हम लोग एरर या बग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है डीबगिंग, ठीक है। वो प्रोसेस जिसके जरिए से हम प्रोग्राम के अंदर से एरर्स को रिमूव करते हैं, उसे हम लोग डीबगिंग बोलते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस जिसके जरिए से प्रोग्राम में जो जो एरर है वो रिमूव करते हैं, उसे डीबगिंग कहते हैं। और वो तरीकाकार जिसके जरिए से हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसे हम एरर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी टाइप है, ये 3 टाइप के एरर मौजूद होते हैं, ठीक है। पहली टाइप हमारे पास जो मौजूद है वो है सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर हमारे पास कौन सा होता है? एक ऐसा एरर जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, ये देखो जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा है, अब इस प्रोग्राम के प्रॉपरली एक रूल्स है, अगर इस रूल से हटकर मैं कोई चीज कर दूंगा तो वो सिंटैक्स एरर कहलाएगा। लाइक वो कहता है जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। अब प्रिंट एफ का मैं पी कैपिटल लिखता हूँ, हालांकि ये भी प्रिंट एफ ही लिखा गया है, लेकिन रूल्स को वायलेट कर रहा है, तो ये देखिए उसने एरर दे दिया कि अनडिफाइंड अब प्रिंट एफ, इवन के
अब इस printf का p को मैं स्मॉल लिखूंगा तो वो कहेगा डिफाइन और उसको वो रन भी कर लेगा। दिस इज अ सिंटैक्स एरर। या हमें कहा जी हर एक लाइन के लास्ट में सेमीकोलन लगाना है, बट मैं लाइन के लास्ट में सेमीकोलन लगाना भूल जाता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो उस एरर को रोकने के लिए मतलब वो रूल्स है, मींस अब मैं आसान चीज डिफाइन करता हूँ, किसी एक लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को बोलते हैं सिंटैक्स। ये सी का सिंटैक्स है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, मतलब पहले हेडर फाइल्स लिखेंगे, फिर इंट मेन लिखेंगे, इंट मेन के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जाकर हम सारा प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे और हर प्रोग्राम के लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते होते हैं, ठीक है। और जितने भी रिजर्व वर्ड्स आप लोग सी के अपने वर्ड्स मौजूद हैं, अगर वो लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। अगर एक भी आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया तो वो एरर आ जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंटैक्स। मतलब हर एक प्रोग्राम को लिखने के कुछ कलेक्शंस ऑफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही हम लोग काम करते हैं, उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर उन सिंटैक्स को हम लोग वायलेट कर देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहते हैं, हम लोग सिंटैक्स एरर कहते हैं, ठीक है। अब उसने यहां पर बकायदा डिफाइन भी किया हुआ है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे अभी मैंने यहां पर मिसिंग किया था, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, सेमीकोलन को बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। मिसिंग हो गया एंड ऑफ द लाइन, तब एरर हमारे पास आ जाता है। इसी तरीके से वो सेकंडली कहता है मिस स्पेल्ड कीवर्ड, जैसे मैंने स्पेलिंग में प्रिंट को कैपिटल लिख दिया या मैं PRNT लिख देता हूँ, PRI नहीं पूरा लिख सका, तब भी हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। ये एरर आ गया बॉटम में देखो, PRNTF नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एनी ऑफ द डिलिमिनेटर इज मिसिंग, दिस इज योर डिलिमिनेटर, ये ओपनर है और ये क्लोजर है, ठीक है। इनमें से कोई एक भी मिस हो गया ना तो एरर आ जाता है। देखो ये मैं रन कर रहा हूं, तब हमारे पास एरर आ गया। तो आप लोग इन एरर को खुद कीजिएगा और उसके बाद एरर को पढ़िएगा भी जरूर, मे भी आपसे वो प्रैक्टिकल ले ले तो फिर आपको पता लगेगा कहां पर मिसिंग है। अगर प्रिंट एफ से पहले हमारे पास मिसिंग है, जैसे आपके असाइनमेंट में सर ने दिया हुआ था एक एरर वाला क्वेश्चन है, वो एरर वाला तो वही सॉल्व कर सकते हैं जो कंपाइलर पर प्रोग्राम्स को यूज करता हो, ठीक है। तो मिसस्पेल्ड कीवर्ड भी हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को मत कीजिएगा, ये एग्जांपल जो लिखी हुई है एग्जांपल तो वो सी उसके लिए मौजूद है, मैं आपको सी के नोट से इसको निकाल कर आपको दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वन इज अ लॉजिकल एरर, ठीक है। अब मैं लॉजिकल एरर को सबसे पहले बताता हूँ, इसको आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। लॉजिकल एरर एक सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एरर है, ऐसा कॉम्प्लेक्स एरर जिसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रामर की लॉजिक पुअर होती है, उसके बाद वो गलत यूटिलाइजेशन दे देता है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं जी जमा का प्रोग्राम कर रहा था, x इज इक्वल टू 5 लिखा मैंने और y इज इक्वल टू 6 लिख दिया और s वेरिएबल में से स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। अब मैंने जमा करना था, s इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y कर दिया। मल्टीप्लाई बाय y का मतलब हालांकि ये ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये गलत लॉजिक लग गई, मुझे तो जमा करना था लेकिन मैं तो मल्टीप्लाई कर गया, ठीक है। तो इसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता, सिंटैक्स एरर को कंपाइलर डिटेक्ट कर सकता है, इसको नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं लॉजिकल एरर इज अ मोस्ट डिफिकल्ट एरर। और किस वजह से अकर होता है? ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर, ठीक है। वो गलत लॉजिक लगा देते हैं, लेकिन गलत लॉजिक स्टिल अ लॉजिक, ठीक है। जो गलत लॉजिक होगी वो भी एक लॉजिक ही होती है। जैसे मैं लिखता हूँ a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b के बजाय मैं a लेस देन b लगा दूं तब भी ओके, वो भी तो एक ऑपरेटर ही है, तो उसको मैनिपुलेट कर लेता है। और वो कहता है लॉजिकल एरर इसलिए डिफिकल्ट एरर है क्योंकि कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब ये कब डिटेक्ट होगा? जब आप लोग उस पूरे प्रोग्राम को थॉरोली स्टडी करोगे। मैं जी पूरे प्रोग्राम को देखो यार 30 जवाब तो नहीं आना चाहिए, 11 आना था, इसका मतलब है मैंने जरब कर दिया, तो मैं यार जमा करता हूँ इसको, फिर मैं चलाऊंगा जी मेरा प्रोग्राम ठीक हो गया। इसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल एरर, ठीक है। अब इसने थोड़ी सी नीचे एक्सप्लेनेशन दी है, ये भी देख लीजिएगा। कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, इट डज नॉट क्रैश द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, द यूजर नीड टू व्यू द होल प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर सबसे मुश्किल है क्योंकि पूरा प्रोग्राम आपको थॉरोली पढ़ना पड़ता है, तब जाकर आपको पता लगता है। और इसमें क्या करता है, इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिटेक्टिंग अ लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। इसके बाद है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ऐसा होता है जब प्रोग्राम बिल्कुल ठीक होता है। अब यहां देखिएगा, मैं लिखता हूं x डिवाइडेड बाय y, मैं इसको रन करता हूं, ये रन हो जाएगा और जवाब हमें 0 दे रहा है, यानी कि वो 5 को 6 पर तकसीम किया
0 पॉइंट समथिंग आना था, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है तो वो फ्लोट वो अशारिया वाला जवाब नहीं आता। चल गया ना प्रोग्राम। अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर 0। अब मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, रन होने के फौरन बाद ये मुझे एरर दे देगा। ये देखो ये एरर आ गया। क्या कहता है, वर्किंग को स्टॉप कर दे। वो वर्किंग स्टॉप हो गई, हमारे पास कोई जवाब नहीं दिया उसने। तो ऐसा एरर जो प्रोग्राम के चलने के बाद आता है उसे कहते हैं हम लोग रन टाइम एरर। A type of error that is occurred during the execution of the program is called known as run time error। ठीक है, उसको हम लोग रन टाइम एरर कहेंगे। और कैसे आया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, डिवाइड बाय 0। जब इलीगल ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है उन्हें अच्छे तरीके से पता है, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी जवाब आ जाता है। कंप्यूटर इन्फिनिटी पे कभी भी नहीं जाता, इन्फिनिटी को टर्मिनेट ही कर देता है, खत्म कर देता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो इलीगल ऑपरेशन था। आप लोग ऐसे बहुत सारी गलत इनपुट दे देते हैं जिसकी वजह से आप लोग देखते हो कि आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन चलती चलती बंद हो गई। वो भी रन टाइम हमारे पास एरर होता है। तो हमने 3 टाइप के एरर देखे। सिंटैक्स एरर, प्रोग्राम को लिखने के जो रूल्स हैं उस रूल्स में से कोई चीज मिसिंग होगी तो उसको सिंटैक्स एरर कहेंगे। और वो जो रूल्स होते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाता है उसको सिंटैक्स बोलते हैं। और सिंटैक्स में कोई मिसिंग आ गई तो सिंटैक्स एरर होगा। जैसे हमने एग्जांपल में मिसस्पेल कीवर्ड को देखा, एंड ऑफ द स्टेटमेंट पर हम टर्मिनेटर लगाना भूल जाते हैं, और डिलिमिनेटर मींस ब्रैकेट्स, जो स्मॉल ब्रैकेट्स जो हमारे पास मौजूद है वो कोई मिस हो जाए तो वो देखा हमने। फिर इसके बाद हम लोगों ने लॉजिकल एरर देखा। हमने कहा लॉजिकल एरर इज अ मोस्ट डिफिकल्ट एरर दैट इज अकर ड्यू टू द पुअर प्रोग्रामिंग लॉजिक। ठीक है, ये लॉजिक जो प्रोग्रामर जो है उसकी पुअर प्रोग्रामिंग की वजह से जो आता है उसको हम लोग कहेंगे कि लॉजिकल एरर हमारे पास होता है। ओके, अच्छा इसके बाद हमने कहा ये मोस्ट डिफिकल्ट है तो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि पुअर लॉजिक भी इज अ लॉजिक। लेकिन हमें फिर बाद में आउटपुट देखने के बाद अंदाजा होता है कुछ गलती आ गई तो हम उस पूरे प्रोग्राम को स्टडी करते हैं। फिर प्रोग्राम में हमें जहां से एरर मिल जाता है उसको हम रिमूव करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस ना बहुत सारा टाइम ले जाता है हमारा। तो इस टाइम की वजह से हमें ना काफी सारा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, काफी मतलब टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम लोग लॉजिकल एरर को मोस्ट डिफिकल्ट एरर कहते हैं। इसके बाद पढ़ा हमने रन टाइम एरर। रन टाइम एरर हमारा ऐसा एरर होता है जो कि प्रोग्राम रन होने के बाद हमारे पास आता है। ठीक है, और प्रोग्राम रन होने के बाद कोई गलत इनपुट आ जाती है तब हमारे पास इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, अच्छा ओके, किसी को प्रॉब्लम इस टॉपिक में भाई? नो आई सर। थिंक आई थिंक किसी नो को सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं। चले नो अब सर। लास्ट वन हम लोग देखते हैं आज, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या होता है, हमारा ऐसा स्पेसिफायर जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्राम के अंदर कोई भी डेटा का फॉर्मेट डिफाइन करते हैं उसे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डेटा टाइप के लिहाज से होते हैं। अगर आप कोई इंटीजर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी लगता है। अगर आप लोग कोई फ्लोट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ लगाते हैं। और अगर आप लोग करैक्टर यूज करते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी लगाते हैं। जैसे देखिएगा, मैंने इंटीजर की वैल्यू डिस्प्ले करनी थी इसलिए मैंने परसेंटेज डी लगाया। इवन ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर फ्लोट भी करता हूं तब भी मैंने परसेंटेज डी लगाया तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो अब फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के लिहाज से, इंटीजर के फॉर्मेट के लिहाज से डिस्प्ले कर रहा है। हालांकि इसको मैं यहां से ना 2 कर देता हूं, 2.5 जवाब आना चाहिए ना। तो यहाँ देखो क्या जवाब आ रहा है हमारे पास, 0 आंसर तो नहीं। हाँ जी ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से वो हमारे पास, अब मुझे प्रॉपर फॉर्मेट देना पड़ता है। ये देखो परसेंटेज एफ मैंने लिखी तो ये देखिएगा 2.500000 ये हमारे पास आंसर मौजूद है। ओके, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। मुझे किस टाइप की वैल्यू एवेल्युएट करनी है कंपाइलर के लिए उसको भी मैं प्रिंटफ और स्कैनफ के अंदर जो डिफाइन कर रहा था उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह के काफी सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमारे पास यूज होते हैं। तो उन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की मैं आप लोगों को लिस्ट दूंगा किस डाटा टाइप के लिए कौन सा यूज किया जाता है। तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास, मैं इसमें देख लेता हूँ, ये खड़े हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर टॉपिक मौजूद है। तो ये देखिएगा, ये इंटीजर के लिए परसेंटेज डी और परसेंटेज आई यूज किया जाता है।
ठीक है, ये काफी सारे मौजूद है, लेकिन हम ज्यादा यूज करते हैं %d, %f और %c। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे मौजूद है, तो वो क्या होते हैं उनके बारे में हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ छोटे से टॉपिक्स थे जो हमारे को 15-20 मिनट में एक्सप्लेन हो गए। अब इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, कहो तो मैं एक बार गो थ्रू रिवाइज कर देता हूँ। सर रिवाइज करते हैं। चले, ओके। अब हम लोग हमने जो बात की, सबसे पहले बात की डाटा टाइप्स की। डाटा टाइप हमारे पास क्या होती है, हमने कहा वो डाटा टाइप की हम वजह से हम लोग रैम से मेमोरी लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट डाटा की डिफरेंट मेमोरी होती है। तो जब हम डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अपनी रैम से कुछ मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। फिर मैंने डाटा टाइप का कितनी साइज ले सकता है, मैंने आपको एक फंक्शन बताया विच इज साइज ऑफ फंक्शन। ये याद रखिए, क्योंकि मे बी आपको एज ए प्रैक्टिकल कभी भी कोई परफॉर्म करवा ले या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं। साइज ऑफ फंक्शन है, तो वो बाइट्स में मेमोरी लेते हैं। ठीक है, तो वो अभी तो फिलहाल ये कोड ब्लॉक ही 4-4 बाइट, क्योंकि ये मॉडर्न है। अगर सर ने आपको कोड ब्लॉक के लिहाज से किया तो इंटीजर की मैंने आपको बताया 4 नजर आ रही थी, फ्लोट की भी 4 आ रही थी, और करेक्टर की 1 बाइट हमारे पास मेमोरी यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो मेमोरी लेने के लिए एक बात, दूसरी बात ऑपरेशंस डिफाइन करने के लिए मैंने ये बताया आपको। ठीक है, अब हेडर फाइल्स हमने कहा वो जो तरीकाकार जिसमें हम लोग प्रोग्राम को लिखने से पहले कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, उन्हें हम हेडर फाइल्स कहते हैं। अभी ये इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास वो लाइब्रेरीज हमारे काम को यूटिलाइज कर सके। आगे जाकर कल को हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जो मैथमेटिक्स से होंगे, लाइक मुझे लॉग या साइन मालूम करना होगा, तो मैं डायरेक्टली तो मालूम नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर आकर फिर एक लाइब्रेरी इंक्लूड करता हूँ जिसे हम लोग कहते हैं #include math.h। ठीक है, इससे मैथ के ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है, तो इससे हम लोग ना मैथ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अब क्या कहता हूँ, ये जो x मौजूद है ना, इसकी पावर लेते हैं मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बजाय इसके ये करूँ POW मैंने लिखा, तो मैंने कहा x का स्क्वायर ले दो। ठीक है, आप देखेंगे कि x का स्क्वायर वो 25 हमारे पास नजर आ रहा है आपको। तो इस तरीके से ये लाइब्रेरीज यही होती हैं जो हेडर फाइल्स होती हैं, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने एरर बताया। एरर का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई मिस्टेक हो जाना, प्रॉब्लम आ जाना, उसे एरर कहते हैं। और एरर का दूसरा नाम बग है, और वो तरीकाकार जिसके जरिए से हम एरर रिमूव करते हैं उसके हम डीबगिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा 3 टाइप के एरर है। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स मीन जो प्रोग्राम्स लिखने के रूल्स है उसको सिंटैक्स बोलते हैं। उस रूल्स को अगर हम वायलेट करते हैं तो सिंटैक्स एरर हो जाता है। अब ये जो रूल्स वायलेट होते हैं, जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल दी, स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, लास्ट से लाइन टर्मिनेटर मीन सेमीकोलन मिस कर दिया, डिलिमिनेटर मिस कर दिया आप लोगों ने, तो वो आप लोगों का वो क्या कहते हैं उसको, मिड ब्रैकेट्स के ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं जो वाइड मेन में। इस वाइड मेन को हम डिस्कस करेंगे। देखो 4th पॉइंट पर हमारे पास मेन फंक्शन मौजूद है। इस कंपाइलर आईडी को भी डिस्कस करेंगे। एडिटर हमारे पास क्या होता है, लिंकर हमारे पास क्या काम करते हैं, लिंकर एंड लोडर दोनों चीजों को देखेंगे हम लोग। ओके, तो उसके बाद हमने कहा जो अगला एरर है वो लॉजिकल एरर। हमने कहा एक मोस्ट डिफिकल्ट एरर है जो प्रोग्रामर की लॉजिक की वजह से होता है। मोस्ट डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इस एरर आने के बाद वो कभी भी डिटेक्टेबल नहीं है बाय कंपाइलर। उसको ह्यूमन ही डिटेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, ह्यूमन थॉरोली इस प्रोग्राम को स्टडी करेगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है। उसके बाद हमने कहा रन टाइम एरर एक ऐसा एरर जो प्रोग्राम को रनिंग होने के बाद कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, लाइक डिवाइड बाय जीरो, मैंने आपको डिफाइन करके दिखाया, तो उसकी वजह से हमारे पास रन टाइम एरर आता है। फिर इसके बाद मैंने कहा फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो डाटा को फॉर्मेटिंग करता है प्रिंट करने से पहले, तो वो फॉर्मेट या मेमोरी में देने से पहले हमारे पास करते हैं। स्कैनएफ में भी यही यूज करते हैं मेमोरी में पहुंचाने के लिए, और प्रिंटएफ में भी यही यूज करते हैं, तो मेमोरी से लेकर आने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, इसका मैं कल आप लोगों को छोटा सा और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि एक इंटीजर वैल्यू है वो करेक्टर कैसे बन जाती है, करेक्टर वैल्यू है तो वो इंटीजर हमारे पास कैसे आ जाती है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा है, इसमें कोई इशू भाई? अब नो सर। ओके, तो डेटा टाइप